हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विवेकानंद एग्रीकल्चर चैनल में फिर से एक बार। आइए हम लोग लास्ट टर्न पे यानी इससे प्रीवियस वाला जो डिजिटल वीडियो था उसमें हम लोग ICAR सितंबर 17 2020 के पेपर के 25 क्वेश्चंस के सलूशन देख चुके थे फिजिक्स वाले सेक्शन के। आज अगले लगभग 10 क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे। वीडियो शॉर्ट लेंथ का ही रखेंगे ताकि आप इंटरेस्टेड रहें लगातार देखने में। तो 26 से लेकर 26 से लेकर के 35 तक के क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे। एक और अच्छी जानकारी आपके लिए बता दूं कि एक चैनल और है अपना जिसमें फिजिक्स संबंधी आपको और भी जानकारियाँ लगातार ऐड होती जा रही हैं। वो लगभग 8 महीने से सुस्त था, उसको हमने फिर से जब से ऑनलाइन चीज़ों पे फिर से जोर आया तो एक्टिव किया है। तो कुछ एक आपका चैनल है, चैनल नेम है आपका 99 फिजिक्स, इस नाम का एक चैनल है। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल की अच्छी बातें ये हैं कि अपने एग्रीकल्चर यानी विवेकानंद के एग्रीकल्चर के साथ साथ इसमें तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको कई तरीके से मिलती रहती है। अब इसके अलावा बच्चों आपको ध्यान देना है कि जो 99 फिजिक्स वाला चैनल है उसमें बस छोटी छोटी दो बातें बता दूं आपको कि इसमें आपको फिजिक्स का बहुत सारा कंटेंट जिसमें अभी फिलहाल में उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स यानी स्थिर वैद्युतिकी और वेव तरंग का कंटेंट राइट नाउ पड़ा है। डेली अपडेट होता जा रहा, कुछ ना कुछ कंटेंट उसमें आता जा रहा। और साथ ही साथ इसी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लास्ट ईयर के नीट के क्वेश्चन पेपर्स या जेई के क्वेश्चन पेपर, चूंकि पेपर कंडक्ट कराने वाली बॉडी यानी NTA सेम, आपको याद होगा या अभी आप देखेंगे कि जो ICAR के क्वेश्चन पेपर्स हैं और नीट के जो क्वेश्चन पेपर, जैसे एक टॉर्क का क्वेश्चन था और एक मास कन्वर्जन E=mc² का क्वेश्चन था, तो बिल्कुल हूबहू सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो आप बच्चों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य के लिए आपके जितने भी नीट या नीट के लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर नीट है या जेईई मेंस लेवल के जो एग्जाम्स के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे उन पेपर के सोल्यूशन का भी आपको बेनिफिट मिलता रहे, प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट भी उसमें आपको मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करें, इसे प्लीज़ प्रमोट करें ताकि जल्दी जल्दी इसमें सब्सक्राइबर्स की संख्या ठीक ठाक रहे, जिससे हम लोग लाइव क्लासेस भी रन कर सकें उस चैनल के माध्यम से भी और इस चैनल के माध्यम से भी। आपको बराबर दोनों चैनल्स का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे आते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन संख्या 26 से। 26 में सबसे पहला कह रहा है यूनिट फॉर द सॉलिड एंगल। कह रहा सॉलिड एंगल की यूनिट कितनी है या यूनिट क्या होती है। तो आपको याद होगा हर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें किसी ना किसी यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मास को मेजरमेंट करने के लिए किलोग्राम की, लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए मीटर की, टाइम की मेजरमेंट के लिए सेकंड्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उस तरीके से आपको याद होगा कि अगर हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है तो कंप्लीट सर्कल के सेंटर पर बनने वाला एंगल होता है 2π, और कंप्लीट सर्कल का अगर हम छोटा सा पार्ट उठा लें तो इस छोटे से पार्ट द्वारा इसके सेंटर पर बनने वाला एंगल मान लीजिए थीटा है, और इस सर्कल का जो रेडियस है या इस आर्क का जो रेडियस है r है, और इस आर्क की जो लेंथ है बच्चों वो x है। तो आपको याद होगा हम लोगों ने छोटी क्लासेस से एक फार्मूला पढ़ा था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मीन्स एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क का मतलब आर्क की लेंथ x अपॉन रेडियस, रेडियस का नाम r, राइट। अब ध्यान से देखो इसका मात्रक रेडियन में होता है। ये जो लीनियर एंगल है यानी 1 डायमेंशनल एंगल है, इसका मात्रक, इसका जो मेजरमेंट होगा बच्चों वो रेडियन में होगा। इसी के साथ साथ अगर हमारे पास कोई 3 डायमेंशनल क्लोज बॉडी है, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर का जो पर्टिकुलर कुछ क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट कर लिया जाए, ये सेक्शन सेलेक्ट कर लिया जाए, ये भी इस सर्कल के सेंटर पर एक 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंड करेगा, और इस 3 डायमेंशनल एंगल का नाम होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल की बच्चों जो डेफिनेशन है, ये सॉलिड एंगल इज गिवन बाय सेक्शन ऑफ एरिया। सपोज करो पूरा एरिया A है तो उसका जो छोटा सा पार्ट होगा वो DA बन जाएगा, और इसकी जो रेडियस है बच्चों अगर R है तो ये बन जाएगा DA अपॉन R²। ये 2 डायमेंशनल एंगल है, सॉरी 3 डायमेंशनल एंगल है, या 2 डायमेंशनल सरफेस द्वारा सेंटर पर बनाया गया 3D एंगल है। इस एंगल की जो सॉलिड, इस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहेंगे। जिस तरह एंगल की यानी एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस से एंगल की यूनिट रेडियन होगी, उसी प्रकार सॉलिड एंगल की जो यूनिट होगी वो बच्चों स्टेरेडियन होगी, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन संख्या 4 इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन संख्या 27 की तरफ। देखिए जरा 27 नंबर क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। देखिए जरा इसको क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द शेप ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व डिपेंड्स ऑन। आपको पता होगा टेम्परेचर वर्सेस लैम्डा का अगर हम कर्व ड्रॉ करें, है ना, एक पर हम लोग लैम्डा लेते हैं, लैम्डा इनफैक्ट लैम्डा लेते हैं, लैम्डा मैक्सिमम नहीं कहूँगा इसे, लैम्डा एक मतलब एक तरफ हम लेते हैं लैम्डा और एक में हम लोग लेते हैं इंटेंसिटी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी का जो कर्व है या किसी ब्लैक बॉडी से निकलने वाले अलग अलग फोटॉन्स या अलग अलग वेवलेंथ का जो कर्व है, उसमें अगर कर्व को देखा जाए तो कर्व की डिपेंडेंसी टेम्परेचर पर होती है। आप टेम्परेचर वेरी करोगे तो कर्व का शेप वेरी करता जाएगा, यानी अलग अलग टेम्परेचर्स पर आपको ये T1 टेम्परेचर, ये वाला T2 टेम्परेचर, ये वाला T3 टेम्परेचर, सो डिफरेंट टेम्परेचर आपको ये दिखेगा कि अलग अलग तापमान पर, अलग अलग टेम्परेचर पर करस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी चेंज होती जा रही है। यानी अलग अलग टेम्परेचर करने पर
एक ही बॉडी द्वारा निकलने वाले जो लैम्डास हैं या उनकी वेवलेंथ्स हैं या फोटॉन्स की वेवलेंथ है, या कितनी वेवलेंथ के कितने फोटॉन निकलेंगे, इनकी संख्या वेरी करती है, तो कर्व चेंज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शेप ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर वेरिएशन पर डिपेंड करेगा। डन। तो 27 नंबर का भी क्वेश्चन नंबर 27 का फोर्थ पार्ट करेक्ट है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन संख्या 28। आ जाए क्वेश्चन संख्या 28 पर आ जाते हैं। 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बेहद ही आसान सवाल है, ट्रुथ टेबल का है, लॉजिक गेट संबंधी सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉजिक गेट हमको दिया गया है, द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट्स, ये जो ट्रुथ टेबल है क्या बता रही है। तो आपको ध्यान नहीं रखना है कि हम इन जनरल जब टेस्टिंग करते हैं तो हम तो करते हैं y इज इक्वल टू यानी आउटपुट बराबर इनपुट्स का सम, या y बराबर आउटपुट बराबर इनपुट्स का प्रोडक्ट। आपको पता होगा कि सबसे पहले बेसिक 2 गेट्स की टेस्टिंग कर लो, आसानी रहती है। ये और गेट है, और गेट का सिंबलाइजेशन है, और ये आपके एंड गेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब ध्यान क्या रखना है, अगर इनपुट सिग्नल्स को जोड़ देने पर आउटपुट सिग्नल मिल जा रहा, राइट, बूलियन अलजेब्रा के रूल्स भी फॉलो होने चाहिए। तो अगर इनपुट्स को ऐड करने से आउटपुट मिल रहा तो और गेट है, इनपुट्स को मल्टीप्लाई करने से आउटपुट मिल रहा तो एंड गेट है। और बूलियन अलजेब्रा के बहुत छोटे छोटे से नियम, लाइक 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 0 इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 1, नॉट 2, बिकॉज बाइनरी में केवल 2 ही डिजिट होती हैं। एक और बात ध्यान रखें, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0 × 0 इज इक्वल टू 0, 0 × 1 प्रोडक्ट करोगे तो 0 × 1 0, 1 × 0 इज ऑल्सो 0, एंड 1 × 1 1 1 का मल्टीप्लिकेशन 1। अब ध्यान देना, ये एडिशन वाली टेबल है तो इसे आप और गेट पे रख सकते हो, और ये मल्टीप्लिकेशन की टेबल है तो आप इसे एंड गेट में रख सकते हो, राइट। अब ध्यान से देखो, मैचिंग करते हैं। 2 सिग्नल्स को अगर ऐड करें, हम तो पहले ऐड करना सीखेंगे, तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। 0 + 1 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही बात है। 1 + 0 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही बात है। 1 + 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सो मेरे हिसाब से बच्चों, अगर हम इनपुट सिग्नल्स को ऐड कर दें तो हमें आउटपुट सिग्नल मिल जा रहा है। इसका मतलब हमारा पहला ही टेबल सही है, यानी और गेट ही सही टेबल है, राइट। सो और गेट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड पार्ट डन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 29, बहुत ही शानदार सवाल। नीट ने हूबहू ऐसा ही सवाल इस साल पूछा था, लेकिन 0.5 ग्राम डेटा लेकर के पूछा था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। कह रहा है किसी सब्सटेंस के m मास को, याद करिएगा आइंस्टीन साहब का इक्विवेलेंस इक्वेशन याद है। सो E बराबर डेल्टा mc² इक्वेशन का कहना था कि अगर डेल्टा m ग्राम मास को कंप्लीटली एनर्जी में कंज्यूम करा जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग E बराबर mc² के हिसाब से एनर्जी मिलेगी, राइट। अब याद करो, अभी नीट 2020 में पूछा गया था कि अगर 0.5 ग्राम को कंज्यूम किया जाए तो हमने कहा ना पेपर बनाने वाली बॉडी सिमिलर है NTA। तो ध्यान से देखो, इसमें 2 ग्राम डेटा वेरी कर रहा है, तो एनर्जी E इज इक्वल टू मास की जगह बच्चों 2 ग्राम। अब सवाल यह है कि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, यानी m के सिस्टम में चल रही, और मास ग्राम में नहीं चलेगा। तो 2 ग्राम का मतलब 10⁻⁻3, ये आ गया मामला इन टर्म्स ऑफ kg, मल्टीप्लाई बाय c मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर, दैट इज 3 × 10⁻8 होल स्क्वायर, राइट। सो 2 तो 2 रहेगा बच्चों, इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9 इंटू 10⁻8 दूनी 16, ये 16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18, ये 18 इंटू 10⁻, ध्यान से देखिए 16 में 3 चले गए 13, और जो भी आंसर आएगा, चूंकि आपने मास को किलोग्राम और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लिया, इसलिए जो भी आंसर आएगा वो आपका kg मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, यानी जूल के टर्म्स में आएगा। तो 18 × 10⁻13 सर्च करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो एक काम आप कर सकते हैं, पावर्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। आप डेसिमल को 1 प्लेस इधर खड़ा खिसका दीजिए और पावर्स को 1 बढ़ा दीजिए। सो बन जाएगा बच्चों 18 × 10⁻13 + 1 इज इक्वल टू 14 इन टर्म्स ऑफ जूल, 1.8 इन टर्म्स ऑफ 1.8 डेसिमल खिसकाया 10⁻14। सो 1.8 × 10⁻14 ऑप्शन संख्या सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक इट। 29 सवाल डन बच्चों। सो इसमें मास एनर्जी इक्विवेलेंस लगाया और E बराबर mc² के हिसाब से हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट करके दिखा दी। ये 29 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 29 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन संख्या 30। आइए देखिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि कार्नोट इंजन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कार्नोट इंजन है। तो कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन द 2 टेम्परेचर। देखिए जरा, क्वेश्चन कह रहा है कार्नोट इंजन है जो टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में काम कर रहा है, जहाँ T1 बड़ा है T2 से। तो आपको याद होगा हमारे पास एक सोर्स बॉडी होती है जो कि हाई टेम्परेचर पर होगी, एक हमारे पास सिंक बॉडी होगी जो कि लो टेम्परेचर T2 पर होगी, और दोनों को जब आप कनेक्ट करोगे तो बीच में हम वर्किंग सब्सटेंस इन्वॉल्व कर देते हैं, वर्किंग सब्सटेंस WS। तो हीट का स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है Q1
कहाँ से, सोर्स से सिंक की तरफ, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, और यहाँ जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा दैट इज Q2। सो Q1 हीट चली और Q2 पहुंची, इसका मतलब कुछ हीट मिस हैपन हो गई। तो हीट कहाँ गई, वर्क डन में चली गई। सो वर्क डन इज कैलकुलेटेड एज Q1i और उसमें से Q2 से पहुंच गई, तो जो डिफरेंस है 100i 80 पहुंच गई, तो 20 जूल आपका वर्क डन में इस्तेमाल हो गया। आपको याद दिला दें, इफिशियंसी का जनरल फार्मूला होता है, इफिशियंसी का फार्मूला होता है बच्चों, कितना वर्क डन मिला एज आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट अमाउंट ऑफ हीट, कितना वर्क डन मिला विद रिस्पेक्ट टू इनपुट अमाउंट ऑफ हीट। सो वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड एज Q1 माइनस Q2 अपॉन इनपुट ऑफ हीट इज इक्वल टू Q1। आप चाहो तो Q1 Q1 सेपरेट कर लो, Q1 से Q1 कट जाएगा, 1 बनेगा माइनस Q2 बाई Q1। अब हीट ऑफ एनी बॉडी रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी, सो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये बन जाएगा बेटा करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T2 अपॉन T1। किसी बॉडी का जो हीट लेवल है वो उसके थर्मल लेवल को, टेम्परेचर लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इफिशियंसी का जनरल फार्मूला, कितना आउटपुट मिला वर्क डन के फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू कितना हीट इनपुट हुआ, और अल्टीमेटली सॉल्व करते करते फार्मूला टेम्परेचर के टर्म्स में कि W ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। देख ले बेटा, सो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। सो ऑप्शन संख्या सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। डन बच्चों, ये था क्वेश्चन संख्या 30। और आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, और आगे देखते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 31 नंबर क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के बारे में। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर लाइन फीड्स इनपुट ऑफ पावर टू 20 वोल्ट। सो वी इनपुट, हम डेटा नोट करते जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कि वी इनपुट इज इक्वल टू 2200 इन टर्म्स ऑफ वोल्ट। आगे आ जाओ बच्चों, कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैविंग प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ दिस, और इसमें जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। तो नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ इनपुट वाइंडिंग इज इक्वल टू 1000 टर्न्स। फिर इसके बाद कह रहा है टू गेट आउटपुट पावर ऑफ 2020। अब स्टेप डाउन का मतलब आप जो वोल्टेज इनपुट कर रहे हैं वो ज्यादा है, जो आउटपुट में चाहिए वो कम है। सो वी आउटपुट इज इक्वल टू 220 इन टर्म्स ऑफ वोल्ट, और जो एन आउटपुट है, जो एन आउटपुट है या एन सेकेंडरी है, वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो आपको याद होगा फैराडे साहब का लॉ, फैराडे साहब का कहना था कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स चेंज पर यूनिट टाइम d∅/dt। अब अगर प्राइमरी का EMF है तो प्राइमरी का फ्लक्स है, और सेकेंडरी का EMF है अगर बेटा, अगर सेकेंडरी का है तो सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज, राइट। तो जब E प्राइमरी सेकेंडरी का रेशियो बनाओगे तो याद करो आता है E प्राइमरी अपॉन E सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। एक बात और समझिए बहुत ध्यान से, E प्राइमरी अपॉन E सेकेंडरी इज इक्वल टू N प्राइमरी अपॉन N सेकेंडरी, और E प्राइमरी को ही हम लोग वोल्टेज प्राइमरी, तो उसको बेटा रिप्लेस करके चाहो तो V प्राइमरी लिख लो, इसे हम चाहो तो V सेकेंडरी लिख लो। जो जितने मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन सब इसे हम दिखाई दे रहे हैं। आप चाहो तो इसे V इनपुट भी लिख सकते हो बेटा, सो इसे V इनपुट लिख लो, इसे बच्चों V आउटपुट लिख लो, ऐसे बन जाएगा। अब यही फार्मूला मेरे काम का है, इसे हम कॉपी कर लेना, V इनपुट अपॉन V आउटपुट। सो V इनपुट अपॉन V आउटपुट इज इक्वल टू N प्राइमरी या N इनपुट अपॉन N सेकेंडरी, N आउटपुट। जो प्राइमरी साइड से आपकी वाइंडिंग होगी, फोटो बना के दिखा सकते हैं बेटा कि जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है इसे आप N प्राइमरी कह सकते हो, और इसके क्रॉस इनपुट किए गए वोल्टेज को V इनपुट कह सकते हो। और ये ट्रांसफार्मर के जो कोल्स हैं, एलिमिनेटेड कोर्स, और यहाँ जो आपकी आउटपुट साइड में नंबर ऑफ टर्न्स होगा उसे N सेकेंडरी, और आउटपुट साइड का जो वोल्टेज होगा उसे V सेकेंडरी, या इसी को बेटा हम लोग V आउटपुट कहा करेंगे, राइट। तो ट्रांसफार्मर अगर स्टेप डाउन है तो जो वोल्टेज आप इनपुट करोगे उससे कम वोल्टेज मिलेगा। आप सीधे डेटा रख सकते हैं, इतना एलेबोरेट करने की आवश्यकता नहीं है। से आ जाएगा बेटा 2200 अपॉन V आउटपुट, आपको कितना एक्सपेक्टेड है, दैट इज 220 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज गिवन एज 1000 अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर मिसिंग। सो 220 से एलिमिनेट करोगे तो मेरे हिसाब से 10 बार, और 0 से 0 काटोगे तो N सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर रिक्वायर्ड 100 टर्न्स, 100 टर्न्स की आवश्यकता है, 100 टर्न्स, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन संख्या 31। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ जाओ 32 नंबर। बहुत ही अच्छा और आसान सवाल, सीखने लायक। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंसेक्ट है वो ट्रैप हो गया किसी सर्कुलर ग्रुप में, रेडियस 10 सेंटीमीटर, राइट। तो ये मान के चलिए सेंटर, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर का ये रहा सर्कुलर ग्रूव, ये रहा सर्कुलर ग्रूव, और इसमें आपका कोई इंसेक्ट है वो ट्रैप हो गया है,
एक इंसेक्ट ट्रैप हो गया यहाँ कहीं, राइट। अब ये सर्कुलर ग्रुप में कर क्या रहा है, इस सर्कुलर ग्रुप में रेवोल्यूशंस कर रहा है, रोटेशंस कर रहा है। एंड कंप्लीट्स, अब बहुत ध्यान समझ रहा, एंड कंप्लीट्स 14 रेवोल्यूशंस इन 100 सेकेंड। अब बात समझिए ध्यान से, इसने 14 रेवोल्यूशन किया। अच्छा बताओ एक रेवोल्यूशन में कितना घूमा, ये ऐसा कह दें कि क्या पूछ क्या रहा, हमसे पूछा एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड की बहुत जनरल डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि एंगुलर स्पीड इज ओमेगा, ओमेगा मीन्स कितना थीटा घूमा अपॉन कितने टाइम में घूमा। सो ओमेगा इज आल्सो नोन एज थीटा के नाम पे कितने चक्कर घूमा, तो 14 रेवोल्यूशन घूमा। हर रेवोल्यूशन में कितना घूमा बेटा, 360 डिग्री, या रेडियन के टर्म्स में 2 पाई। सो 14 रेवोल्यूशन इन ईच रेवोल्यूशन 2 पाई अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू 100। अब चूंकि आपने पाई में लिया इसलिए आंसर रेडियन, और नया टाइम सेकंड में इसलिए रेडियन पर सेकंड में आने वाला है। कट करें ध्यान से, तो 14 दूनी 28, इट्स 28 इंटू पाई मीन्स 3.14 अपॉन 100। वॉट एवर आंसर विल कम इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकंड। जो भी उत्तर आएगा वो आपको रेडियन पर सेकंड में आएगा। अब पाई को कहीं बचाया नहीं किया, उड़ा दिया गया, तो इसे काटते हैं। अब 28 से बेटा कट करोगे, सो मेरे हिसाब से लगभग मैं एक रफ गेस कर रहा हूँ बेटा कि अगर आप डेसिमल्स हटाओगे तो यहाँ डेसिमल आएगा, तो 3 का लगभग 0.3 टाइम्स, बस समझ रहे ना, 3 का लगभग पॉइंट, इससे मल्टीप्लिकेशन। आप चाहो थोड़ा डिटेल में जा सकते हो, तो डिटेल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा करके दिखा देंगे। चलो अच्छा करके दिखा देते हैं थोड़ा सा, हालांकि रफली काम है, मैं एक जनरल गेस बता सकता हूँ। जनरल गेस बताते हैं कि 28 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 दिया मेरे हिसाब से 84, और 0.14 से इफेक्ट पड़ जाएगा, तो 0.88 के आसपास आंसर आएगा, ये आना चाहिए। आप चाहो बाकी तो रफ मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेशन कर सकते हो, तो मैं करके दिखा दूँ बच्चों की। 3.14 मल्टीप्लाई बाई 28, 8 4 32, 2 कैरी, 8 4 32, 2 लिखा, 3 कैरी किया, 8 1 8, 8 3 11, 1 लिखा, 1 कैरी किया, 8 3 24, 24 एंड 25 क्रॉस किया, सो ये बन जाएगा 314 का 2 628, 628। 2 कॉपी करो, 8 1 9, 5 2 7, और ये बन जाएगा बेटा 8। ध्यान से देखो 8 7 के आसपास। डेसिमल कितने प्लेस के बाद, यहाँ भी डेसिमल था और आई थिंक यहाँ भी डेसिमल था, तो 1 2 3 4 प्लेस के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 आया 0.879, और 0.879 को राउंड ऑफ करोगे 0.88 रेडियन पर सेकंड। सो ऑप्शन संख्या 3 इज करेक्ट। बहुत सिंपल सवाल है, एंगुलर स्पीड पूछी थी, ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना एंगल चला, कितने टाइम में चला, एंगल के नाम पर 14 रेवोल्यूशन, हर रेवोल्यूशन में कितना घुमा होगा 2 पाई, और टाइम टेकन इज इक्वल टू 100 सेकंड। तो इसमें रेडियस का बेटा कोई रोल नहीं। हाँ, अगर हमसे लीनियर वेलोसिटी पूछता है इसकी, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी हम देख सकते थे v इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, लेकिन आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में आता है बेटा। r इसका रेडियस है और ओमेगा इसकी एंगुलर रफ्तार है। डन। सो 32 का ऑप्शन संख्या 3 इज करेक्ट। डन बेटा। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 33 नंबर। बहुत सिंपल सा फार्मूला पूछा है आपसे, कोई विशेष एफर्ट नहीं करना इसमें। इन्होंने कहा है कि द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड प्रेजेंस ऑफ प्रेशर और आउटसाइड, जबकि रेडियस उसकी r और s उसका सरफेस टेंशन। तो आपको याद होगा बेटा, अगर हमारे पास वाटर बबल है या एयर बबल है, तो उसमें इनसाइड यानी कॉन्केव साइड प्रेशर और कॉन्वेक्स साइड प्रेशर में डिफरेंस होता है, P आउटसाइड। जबकि इसकी रेडियस अगर r है और वाटर का अवेलेबल सरफेस टेंशन T है, तो इनसाइड आउटसाइड का डिफरेंस P इनसाइड माइनस, ऐसा कहते हैं P इनसाइड माइनस P आउटसाइड बराबर 2T/r। अब चूंकि ये एयर ड्रॉप है, ये एयर ड्रॉप बेटा, और इसी जगह पर अगर सोप बबल हो जाए, इसी जगह पर अगर ये बबल सोप बबल हो जाए, तो सोप बबल में डबल लेयर ऑफ थिकनेस रहती है। तो इसका मतलब अब P इनसाइड, ध्यान दें सोप बबल है, सोप बबल, तो अब P इनसाइड और P आउटसाइड में दुगने का फर्क आएगा। यहाँ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर मानते हैं, सोप को हम डबल लेयर, थिक लेयर मानते हैं। तो अब जो P इनसाइड और P आउटसाइड का डिफरेंस आएगा, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू जस्ट डबल 4 टाइम्स ऑफ T अपॉन रेडियस R। डन। तो इसे फार्मूले की तरह दिमाग में रखना है। अब हम सरफेस टेंशन को T रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, तो उन्होंने T कहा, इन्होंने S कहा है, तो हम S रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसे S भी लिख सकते हैं, तो आप इसे 4S/r लिख देंगे, R रेडियस है। डन। तो 4S/स्मॉल r या कैपिटल R, ये आ गया आपका रिजल्ट। ठीक, जनरली याद करने वाला रिजल्ट था। सो 33 सोप बबल के प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला सरफेस टेंशन रेडियस के टर्म्स में ऑप्शन संख्या 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या आ जाए 34 की तरफ चलते हैं। 34 नंबर, ये देखिए 34 नंबर क्या कहा है। 34 नंबर बहुत सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल। आपको केवल निगाह रखनी कि कब डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो एक बैट्समैन टेक्स फर्स्ट रन बाय मूविंग फ्रॉम A टू B
एंड देन गोज टू सेकेंड रन। एक बैट्समैन है, ये मान के चलिए आपका पिच है ना, ये आपके स्टम्प्स डन। अभी मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, दिमाग में रखना, ये स्टम्प्स, और उसमें बैट्समैन चलना शुरू करता है। कैसे चलता है देखना जरा, ए से बी जाता है, ये ए एंड है, ये रनिंग एंड्स है ए और बी। इसमें आपका बैट्समैन यहाँ से चलना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है, ये दौड़ा राइट, इसके हाथ में बैट भी पकड़ा दिया जाए, ये रहा इनका बल्ला, दौड़ना शुरू किया। तो कह रहा है ए से बी पहुंचा, तो ए से बी देखो ध्यान से डिस्टेंस कितनी मेंशन की गई, 22 मीटर। तो हम भी कहेंगे चलो भाई ये भागा ये भागा ये भागा ये भागा ये भागा, ये 22 मीटर चला राइट। अब फिर इसके बाद क्या करता है, एंड ही रीचेस 20 मीटर फ्रॉम बी टू डी, बी से डी वापस आता है, बी से ए वापस, मतलब बी से ए वापस आने की टेंडेंसी है, बी से ए वापस आने की टेंडेंसी, ये इसके वापस आने की टेंडेंसी, ये वापस आया, लेकिन एग्जैक्ट ए एंड पर ना पहुंच करके यहाँ कहीं डी पॉइंट तक पहुंचा और वापस 20 मीटर है। आपको पता होगा बच्चों कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक फ़र्क है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं। जो डिस्टेंस क्वांटिटी है बच्चों, डिस्टेंस, इसमें आपको केवल टोटल पाथ पर फोकस करना, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मतलब आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, आप टोटल पाथ पर फोकस करिए, अपने हर एक स्टेप को काउंट करते चलिए। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट टर्म बच्चों, ये वेक्टर टर्म है। डिस्प्लेसमेंट टर्म में आपको आगे जाना प्लस कंसीडर करना है, तो बैकवर्ड आना माइनस कंसीडर करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन डिस्टेंस का होता तो हमको बिल्कुल श्योर था कि 22 मीटर जाना और 20 मीटर आना, तो 22 + 20 इज इक्वल टू 42 आंसर होता। लेकिन हमसे पूछ रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो मैथमेटिकल लैंग्वेज या फिजिक्स की लैंग्वेज में कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर से बोलते बेटा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम पॉसिबल गैप होगा उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की संख्या देते हैं। तो बहुत सिंपल सा सवाल, बिल्कुल साफ साफ पूछे तो दिखाई दे रहा है बच्चों। अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, क्लास 9th के स्टैंडर्ड का सवाल है कि 22 जाना और 20 वापस आ जाना। सो 22 इज प्लस और 20 इज माइनस। 22 राइट साइड आप ऐसे कह सकते हो आई कैप के टर्म्स में प्लस, और वापस आना मीन्स माइनस। सो नेट रिजल्ट आ जाएगा इट्स 2 इन टर्म्स ऑफ मीटर। आप ऐसे भी देखो, यहाँ से ये 22 है, वापस 20 आ गया, तो जो बीच का गैप बचा, ये वाला गैप, ये मेरे हिसाब से बेटा 2 मीटर बचेगा। डन। सो ऑप्शन संख्या फर्स्ट इज करेक्ट, 2 मीटर इज द नेट डिस्प्लेसमेंट राइट। 22 जाना और उसमें से वापस 20 आ जाना, सो नेट डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का बेटा 2 मीटर इन टर्म्स ऑफ मीटर। डिस्टेंस पूछता तो 22 + 20 इज इक्वल टू 42। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन संख्या 35 की तरफ। बेहद ही आसान और अच्छा सवाल सीखना है आपको। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसका जो फ्रीक्वेंसी दिया है, उसका फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को नोट करते हैं बेटा, म्यू इज इक्वल टू 6 × 10⁻14 इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज। और ध्यान से सीखिए, प्रोड्यूस बाय लेजर लाइट है ना। तो कह रहा है एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। अब एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, तो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट या किसी भी सोर्स ऑफ रेडिएशन से आने वाले छोटे छोटे जो पैकेट्स की एनर्जी होती है बच्चों, मैं आपको पहले भी सिखाया है कि छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग फोटोन कहते हैं। इनमें से हर एक पैकेट की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी की जो वैल्यू होती है दैट इज E इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाई म्यू। सो एनर्जी ऑफ पैकेट ऑफ फोटोन मैं मेंशन कर दूं बेटा कि एनर्जी ऑफ पैकेट ऑफ फोटोन ये E बराबर H म्यू। सो E बराबर H का मतलब बच्चों 6.63 × 10⁻34 मल्टीप्लाई बाई, अब चाहो तो पूरा कर लो बेटा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं आएगी। आप चाहो तो इस बात को पूरे अच्छे से मेंशन कर लो कि हमने प्लैंक कांस्टेंट को विद यूनिट लिखा, जूल × सेकंड मल्टीप्लाई बाई, ये तो होगी H की वैल्यू, देख लीजिए अच्छे से मैच कर लो, ये दी गई। और म्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग जब मेंशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को मेंशन कर सकते हैं बेटा 6 × 10⁻14 के टर्म्स में। ये मामला हर्ट्ज में, तो हर्ट्ज को बेटा आप चाहो तो पर सेकंड भी लिख सकते हो। उससे फायदा क्या हुआ, सेकंड से सेकंड कैंसिल, आंसर आएगा जो जूल में आएगा। 6.63 मैं लिख दे रहा हूँ, 6.63 × 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, माइनस के 34 में से अगर 14 निकालोगे तो आई थिंक माइनस का 20 बचेगा, जो कि जूल के टर्म्स में आएगा बेटा। देख लो इतने सारे आंसर्स आपके सामने। अब देखो बहुत ध्यान से, 6 × 36 सीधे मल्टीप्लाई कर ले, 6 × 18 8 कैरी किया 1, 6 × 36 36 × 37 की 7 हाथ लगे 3, 6 6 36 36 3 39 इट्स 39। सो डेसिमल 2 प्लेस के बाद, सो 39.78 मल्टीप्लाई बाई 10⁻- -20 इन टर्म्स ऑफ जूल। आप चाहो तो डेसिमल को एक प्लेस खसका सकते हो, पावर एक प्लस का बढ़ जाएगा। सो अल्टीमेट आंसर कम्स आउट टू, हमारा अल्टीमेट आंसर आ रहा दैट इज 3.978 × 10⁻⁻, का पावर एक बढ़ गई बेटा, तो माइनस के 20 में प्लस एक बढ़ेगा 19 राइट। सो 3.97 है कोई, 3.97 3.98 या 7 को राउंड ऑफ करो बेटा, 3.98 और सुंदर लिख सकते हो 3, अब इसे और सुंदर लिख सकते हैं बेटा,
अब इसे चाहें तो लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू 3.9 और 7 8 को राउंड ऑफ करोगे डेसिमल के सेकंड प्लेस तक, तो 98 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस का 19 इन टर्म्स ऑफ जूल। एग्जैक्टली आंसर मिल रहा होगा अब पावर 19 के साथ। देखा बेटा कोई 3.98 इंटू पावर ऑफ माइनस 19 इन टर्म्स ऑफ जूल। ठीक, तो ये थे बेटा 35 क्वेश्चंस। इसके बाद 36 नंबर से लेकर के लगभग 50 नंबर तक के पूरे क्वेश्चंस का सोल्यूशन लेकर एक साथ फिर से हाजिर होंगे। ध्यान दें बच्चों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट आपके पास एक और चैनल ऑप्शन है 99 फिजिक्स, बहुत सारा कंटेंट और नीट या इसके समकक्ष एग्जामों के सोल्यूशन भी मिलेंगे बच्चों। अपना ख्याल रखिए, कोविड से सुरक्षित रहिए।